Welcome to latest edition of the Hillary Times. Dear viewers, please lend me your ears. Our today's guest is a renowned humorist, satirist, and poet. For over 4 decades, his captivating verses have enlightened and entertained audiences worldwide. With a keen eye for social commentary and a disarming wit, he weaves magic through his words, leaving you pondering life's realities with a smile. So, viewers, prepare to be captivated by his insightful and humorous poetry. हिंदुस्तान के आम आदमी के सुपरस्टार पॉपुलर मेरठी जी। सर जी नमस्ते, कैसे हैं आप? आदाब। नमस्कार नमस्कार। मैं अपने सुनने वालों को भी नमस्कार पेश करता हूँ, नादरीन को। हम्म। आशीष भाई, मैं बद को पीछे कुछ मसरूफियत रही मुशायरों की वजह से आपसे रब्ता नहीं हो पाया, तो उसके हम्म। लिए मैं माजरत चाहता हूँ। हम्म। तो और बताएं, फिर आप मुझसे जो क्वेश्चन करेंगे तो फिर सिलसिला शुरू हो सर, ये जाएगा हमारी इंशाल्लाह। खुश नसीबी है कि देर से ही सही पर आपका वक्त मिला। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया। देखिए आशीष भाई, मेरी जो असल में मुशायरों से आपने कहा था शुरुआत जो हुई, इब्तदा, हम्म। वो तकरीबन 1977 के आसपास हुई। हम्म। मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था, हमारे कॉलेज में शुरुआत से ही हमारे शहर में, हमारे कॉलेज में हम्म। अदबी प्रोग्राम हुआ करते थे, हम्म। मुशायरे, काव्य गोष्ठी वगैरह। हम्म। तो उसमें मैं भी, क्योंकि कॉलेज का माहौल था, हमारे जो उस्ताद थे जो हमें पढ़ाते थे, हम्म। वो भी शेर व शायरी से शौक रखते थे, शगफ रखते थे। हम्म। तो बहरहाल इस तरह की महफिलें हमारे कॉलेज में हुआ करती थी। हम्म। तो वहीं से एक सिलसिला शायरी का शुरू हुआ। तो हमने भी अशार कहने शुरू किए, शायरी। तो हम्म। शायरी का एक वजन होता है, बहर होती है, हम्म। उसमें काफिया रदीफ होती है। तो बहरहाल वो हमारे जो उस्ताद थे, तो जब हम मुशायरे सुना करते थे या महफिलें होती थी, तो उसमें हमें ये सब कुछ उस वक्त पता लग गया था कि गजल जो होती है, उसका पहला मिसरा जो होता है, वो बराबर होते हैं, उसमें रदीफ काफिया आपस में बराबर होते हैं। जैसे मेरा एक शेर है कि पासबा तो रख ही देता, सर हमारा तोड़ कर, हम्म। रख न देते हम अगर जालिम का डंडा तोड़ कर। है ना? तो डंडा और ये पास तोड़ कर, ये रदीफ है। हम्म। अ, और डंडा और हम्म। पासबा तो रख ही देता, सर हम्म। हमारा, हमारा और डंडा, ये काफी हो गए। हम्म। तो बहरहाल हमने भी अशार कहने शुरू किए। हम्म। तो उस वक्त हमें बहर बहर का तो कोई ज्ञान नहीं था हम्म। कि शायरी किसे कहते हैं। हम्म। तो बहरहाल क्योंकि जब सुना करते थे, तो उस तरह से हमारे एक उस्ताद थे वहीं, हम्म। हमने जो अशार कहे उस जमाने में, तो अपने उस्ताद को भी दिखाया। हम्म। तो बहरहाल उन्होंने इस्लाह कर दी हम्म। थी, हमें बताया कि ये बहर है और तुमने ये सही कहा है और ये कुछ गलत कहा है। तो हम्म। उन्होंने अपने हिसाब से उसे इस्लाह कर दिया, हमें पूरा एक शेर हमें बना दिया। तो हम्म। बहरहाल वहां से हमारी शुरुआत हुई थी। हम्म। 75 के आसपास हम हाई स्कूल में थे उस जमाने में। हम्म। तो बस वो सिलसिला चलता रहा, हम नशिस्तों में हिस्सा लेते रहे और गजलें शायरी वायरी करते रहे, क्योंकि हमारे कॉलेज में बहुत सी एक्टिविटीज होती थी, ड्रामे भी होते थे। तो तमसीली मुशायरे हुआ करते थे। तमसीली मुशायरे वो कहते हैं कि हम किसी शायर, बड़े शायर का किरदार अदा करते थे। मान लीजिए कोई गालिब बन जाता था, कोई मीर तकी मीर बन जाता था, कोई नीरज बन जाता था। इसी तरह से मैं हास्य व्यंग के एक कवि थे, दिलावर फिगार, उस जमाने में बहुत मकबूल थे हमारे हिंदुस्तान में, सभी कवि सम्मेलनों में, मुशायरों में बहुत थे। तो फिर बाद में वो पाकिस्तान चले गए थे। तो उसके बाद यहाँ के बहुत से शायरों ने आए, सागर खयामी, नादिर खयामी और बहुत से मिजाहिया शायर पूरे हिंदुस्तान में आए। तो उस वक्त उनकी कमी महसूस की जाती थी कि वो पाकिस्तान चले गए थे। तो बहरहाल मैंने मिज़ाह में कहना शुरू कर दिया था, हास्य व्यंग में। और उस वक्त इमरजेंसी लगी सन 76 के 75 के आसपास। और फिर सन 77 में इमरजेंसी के बाद एक मुशायरा हुआ, इंडो पाक मुशायरा, यानी कि पाकिस्तान से भी कुछ शायर आए थे उस जमाने में और हिंदुस्तान के भी शायर थे। तो एक बड़ा मुशायरा था। और हमारे जो यहाँ के एमएलए थे, वो मंजूर अहमद थे। वो कांग्रेस से खड़े हुए थे, कांग्रेस से जीते थे। तो उन्होंने लोगों से वादा किया था कि मैं एक बड़ा प्रोग्राम कराऊंगा, है ना, एक अदबी मुशायरे की शक्ल में। उस वक्त उन्होंने वादा किया हुआ था, उसे वो पूरा भी कर रहे थे। उन्होंने एक बड़ा मुशायरा
हमारे जो कॉलेज था उसके प्ले ग्राउंड में कराया था। तो वो मुशायरा मैं, क्योंकि मैं उस वक्त यूनियन में था और यूनियन का सदर भी था, ये 77 की बात है। तो फिर मुझे उस मुशायरे में कलाम पढ़ने का मौका मिल गया था। हालांकि मेरी तो शुरुआत थी, मेरठ का मुशायरा था, तो वो तो बाहर के शायर आए हुए थे, तो बड़े बड़े शोरा उसमें मौजूद थे। तो वो इमरजेंसी के बाद का मेरा पहला मुशायरा था। और उसमें मैंने गजल पढ़ी थी कि घर से जैसे ही मियाँ जानिब दफ्तर निकले, एक बीवी के एक परिंदे की तरह बीवी के 100 पर निकले। और उसमें एक शेर हो गया था कि मैं तो हाँ, मैं तो कहता ही रहा मैं तो नहीं दीवाना, मैं तो कहता ही रहा मैं तो नहीं दीवाना, ये अलग बात मेरी जेब से पत्थर निकले। क्योंकि ये शेर जो था आशीष भाई, इमरजेंसी पे सादिक आ रहा था हाँ, कि पत्थर उस वाला। वक्त जी पत्थर निकले। हम्म, उस वक्त कोई कसूरवार था नहीं भी था, सबको हम्म, जेलों में बंद किया जा रहा था। हम्म, तो इस शेर पर मुझे बहुत दाद मिली। हम्म, और ये मेरा पहला मुशायरा था, तो सभी बुजुर्ग बड़े शौरा ने, हम्म, कवियों ने, जो भी उस मुशायरे में मौजूद थे, सब ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत दाद मिली। सुबह अखबारों में भी एक खबर छपी कि एक स्टूडेंट ने एक तरह से मुशायरा लूट लिया। और उस वक्त क्योंकि मैं उस जमाने में जब कॉलेज में पढ़ा करता था, तो हमारे यहाँ शहर में और कॉलेज में जो नशिस्तें हुआ करती थी, एक न्यूज़ रीडर थे ऑल इंडिया रेडियो में, जाहिद अली खान साहब। तो वो हमारे शहर में आया करते थे। उन्होंने मुझे उर्दू सर्विस से, आकाशवाणी से मुतारिफ करा दिया था। मेरा एक प्रोग्राम नई नस्ल नई रोशनी एक प्रोग्राम आता था, तो उसमें वो प्रोग्राम उन्होंने मेरा कराया उसमें। तो बहरहाल मैं पढ़ा करता था। तो उस वक्त मेरे सामने तखल्लुस उपनाम टाइटल की ये आया कि मुझे क्या टाइटल रखना चाहिए। क्योंकि मैं रेडियो से पढ़ा करता था, तो लोग कहते थे आप तो बहुत पॉपुलर हैं, कल ही आपका रेडियो पे प्रोग्राम सुना था हमने। तो इस तरह के जब प्रोग्राम आते थे, तो फिर मैंने अपना जो तखल्लुस था, उपनाम टाइटल, उसे पॉपुलर रखा। तो क्योंकि मेरठ से ताल्लुक था, तो फिर वो पॉपुलर मेरठ ही हो गया। तो हम्म, अब हम पॉपुलर मेरठ ही हो गए थे। तो वो हम्म, सन 1977 का जो मुशायरा था हम्म, इमरजेंसी के बाद का, हम्म, वो मैंने पॉपुलर मेरठी के नाम से ही पढ़ा था। हम्म, तो फिर उसके बाद ये हुआ कि एक हम्म, सिलसिला चल निकला। छोटे छोटे मुशायरे आसपास पूर्व जवार में होते थे, उन हम्म, मुशायरों में आना जाना शुरू हुआ। और फिर शहर में तो दिलचस्पी रखते ही थे, तो वो सिलसिला चलता रहा। फिर इसी तरह से जब शायरी चलती रही और फिर लोग बड़ा पसंद भी करते रहे, तो मेरा अपना पढ़ने का एक मुनफरिद अंदाज था उसी ज़माने से। क्योंकि तमसीली मुशायरों में भी हिस्सा लेता था, तो मुझे कुछ एक्टिंग वगैरह का भी कुछ वो था। तो रेडियो तो फिर बाद में मैं आकाशवाणी के जो प्रोग्राम आते थे ना, हम्म, उसमें कैजुअल आर्टिस्ट के तौर पर भी मैंने काम किया हम्म, दिल्ली। तो बस वो फिर मुझे उसका भी एक सहारा मिला और मैंने पढ़ने लगा। तो 89 से फिर मेरा सफ़र बाहर का सिलसिला शुरू हुआ। यानी मैं फिर सऊदी अरब वगैरह गया, पहला मुशायरा था, एम्बेसी ने कराया था, इंडियन एम्बेसी ने। तो उस मुशायरे में मुझे बड़े शोरा के साथ प्रोग्राम पढ़ने का मौका मिला हम्म, और मैं वहाँ बहुत कामयाब रहा। उसके वीडियो भी अगर आप देखेंगे यूट्यूब वगैरह पर मौजूद है। तो 89 में फिर उसके बाद मुझे यूएसए जाना पड़ा। हम्म, और मेरे साथ उस वक्त जो शायर थे, अली सरदार जाफरी, हम्म, बड़े शायर थे, फिल्मी दुनिया में उनके बड़े गीत वगैरह हैं। तो वो थे, और इंडिया से कुमार बाराबंकी, जिनका गाना बारादरी में उन्होंने बहुत गीत लिखे, भुला नहीं देना जमाना खराब है, ये सब कुमार बाराबंकी के साथ सफर का मौका मिला। यहाँ मेरे साथ एक अदर इनायती थे। हम चार शायर गए पूरे अमेरिका में, तकरीबन 10-12 शहरों में, यूएसए में हमने मुशायरे पढ़े। पहला मुशायरा, ये मुशायरा किया था अलीगढ़ एलुमनाई एसोसिएशन ने। ओल्ड स्टूडेंट जो थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, तो वो पूरे अमेरिका में छाए हुए थे उस जमाने मुशायरे, उसी ऑर्गेनाइजेशन ने वो मुशायरा किया पहला। तो वो मुशायरा लॉस एंजलिस में हुआ। उसमें डॉक्टर अब्दुल्ला थे, वो यहीं हिंदुस्तान के ही थे, तो उन्होंने फिर वो मुशायरे ऑर्गेनाइज किए थे। तो वाशिंगटन और फिर उसके बाद न्यूयॉर्क, डेलस, शिकागो, मियामी, हम्म, तो इन 10-12 शहरों में हमने मुशायरे पढ़े कामयाबी के साथ। तो 89 के बाद, क्योंकि ये मैं 94 में पहली बार हम्म, यूएसए गया, फिर उसके बाद तो ये सिलसिला सफ़र का चल निकला था। फिर दुबई वगैरह, फिर बहुत सी सीरीज हुई।
उसमें जगन्नाथ आज़ाद के सिलसिले में बड़ा मुशायरा हुआ। जश्न जगन्नाथ आज़ाद, हमारे मुल्क के बड़े कवि शायर थे जगन्नाथ आज़ाद साहब। तो वो पूरे उनके साथ मुशायरे पढ़ने को मिले। तो दुबई में सलीम जाफरी मुशायरे कराया करते थे। वो मुशायरे बहुत मकबूल थे। तो उनसे जब मेरी मुलाकात हुई तो वो उन्होंने मुझे बहुत पसंद किया, मेरे कलाम को, मेरी शायरी को। फिर उसके बाद तो ये सिलसिला चल निकला। बस वहाँ फिर वो अपने मुशायरों में जितने भी मुशायरे उन्होंने किए, जितने भी जश्न किए हिंदुस्तानी शोरा के नाम पर या फिर पाकिस्तानी शोरा के, तो उसमें मैं मदाहिया शायर की हैसियत से, हास्यव्यंग कवि की हैसियत से उसमें शामिल रहा। तो फिर तो पूरे मुल्क में सभी मुशायरे पढ़ता रहा, पूरे हिंदुस्तान से बाहर भी जाना हुआ। और बस ये सिलसिला आज भी, मैं तकरीबन 50 साल हो गए मुझे इस मुशायरों में। और हिंदुस्तान से बाहर पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि हमारे यहाँ अदबी मुशायरे फिर कवि सम्मेलनों में, तो ये मुझे ईश्वर की मेरे पर बड़ी कृपा रही कि मुझे दोनों तरफ के मुशायरे मिलते रहे। कवि सम्मेलन भी पढ़ता रहा और मुशायरों में भी शिरकत रही। और मेरा क्योंकि सिलसिला दूरदर्शन से भी था, तो दूरदर्शन पे जो बड़े मुशायरे आया करते थे, तो बहरहाल उसमें भी हाजिरी रहती थी। और सभी प्रोग्रामों में हिंदुस्तान से बाहर, दुबई, और फिर मैंने तकरीबन 17-18 बार यूएसए जाना हुआ। और तकरीबन 30 से 40 शहरों में मुशायरे पड़े होंगे। और उसके अलावा सऊदी अरब में भी बराबर तकरीबन 15-16 बार जाना हुआ। इसी तरह से दुबई, और दुबई में, यूएई में, सब तरफ, अलैन, शारजा, और आपके मस्कत, ओमान, तो ये सब, लंदन वगैरह, ये सब जगह मुशायरे मैं पढ़ता रहा। तो आज भी ये सिलसिला जारी और सारी है आशीष भाई। और मैं फिर अगर आप कहेंगे तो कुछ शायरी भी इस सिलसिले में, क्योंकि मैं हर तरह जो मिज़ाह में लिखता हूँ, हास्य व्यंग में, तो वो मेरा अपना समाज में हम जो देखते हैं, जो हमारे सामने जो हम बुराइयां देखते हैं, उस पर हम अंकुश एक तरह से उसी को हदफ बनाते हैं अपनी शायरी का, और उस पर शेर कहते हैं। तो बहरहाल आप देखिए, गजल से मैं आपकी पहले तो देखिए हमारे मुल्क में एक अजीब अफरा तफरी का माहौल है आजकल। तो मैंने एक नज्म लिखी है एकता के ऊपर, कौमी यकजहती के ऊपर, क्योंकि आपके चैनल से जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। नज्म है ना, कौमी एकता के ऊपर। तो कविता आप समाज फरमाइए कि जयराम, मैंने एकता का पैगाम दिया है, वो बहुत अनकरीब आप देखेंगे बहुत से टीवी चैनलों पे भी है, वो गाई जाएगी, और उस सिलसिले में काम चल रहा है। तो आप उसे सुनेंगे, तो मैं सोचा कि उसी से शुरुआत की जाए कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत से वो सिलसिला बना रहना चाहिए पूरे मुल्क में। कि जयराम तुम भी आओ, सुलेमान तुम भी आओ, जोधब चचा के साथ अमर खान तुम भी आओ, तदबीर को पुकार के बलवान तुम भी आओ, तुम हमसे क्यों अलग हो श्रीमान तुम भी आओ। ऐसा कोई न कह सके हम सब में फूट है, हम सब हैं भाई भाई, ये रिश्ता अटूट है। खुर्शीद बढ़ के चंद्र किरण की मदद करो, सुल्तान बढ़ के राम सरन की मदद करो, रोशन जमीर राम रतन की मदद करो, अहले वतन हो, अहले वतन की मदद करो, हरगिज न गमज़दों को हिकारत से देखिए, अच्छा ये है कि सबको मोहब्बत से देखिए। बन देखें कि नफरत की आग बढ़ के बुझाओ तो बात है, दुश्मन को भी गले से लगाओ तो बात है, जो गिर चुके हैं उनको उठाओ तो बात है, इंसानियत की शान बढ़ाओ तो बात है, हो जिससे एकता का बढ़ावा वो दान दो, भारत की सरजमी के लिए अपनी जान दो। दुश्मन ये चाहते हैं तना और तनी रहे, आपस में क्या है फायदा हरदम ठनी रहे, भारत के सब सपूत हैं क्यों दुश्मनी रहे, पुरखों की शान जैसे बनी थी बनी रहे, हम लोग अपने देश को बदनाम क्यों करें, कुछ जिससे फायदा ना हो वो काम क्यों करें। झांसी की रानी बन के वतन पर निसार हो, झांसी की रानी बन के वतन पर निसार हो, राणा प्रताप जैसे वतन पर निसार हो, टीपू की तरह अपने वतन पर निसार हो, जब कोई वक्त आए वतन पर निसार हो, अपनी रगों का खून वतन ही के काम आए, इतिहास में हमारा तुम्हारा भी नाम, इतिहास में हमारा तुम्हारा भी नाम आए। तो ये कविता मैंने एकता के ऊपर लिखी। बहुत बढ़िया सर। तो बड़ी अब खुशी ये की बात है अनकरीब कि आप आपने देखेंगे, इतनी ये कुछ आगाज में लोग ही गाएंगे, सभी। तो मुख्तलिफ चैनलों पर भी आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल। एकता का पैगाम है हम्म, ये कौमी यकजहती का। हम्म।
तो देखिए इसी तरह से मैं अभी जैसे हम मौजूदा सियासत चल रही है, तो मेरी बहुत सी नज़में मशहूर हैं, कविताएं। तो उस पर एक नज्म है, टिकट मुझे भी दिला दो असेंबली के लिए। तो उस जमाने में जब असेंबली के इलेक्शन हो रहे थे तब मैंने लिखी थी। तो उसमें देखिए कि आज एक नेता जो होता है, वो उसमें क्या क्या खूबियां होती हैं, जीतने के बाद वो क्या क्या करता है। तो मैंने अपनी कविता के जरिए लोगों को समझाने की कोशिश की, और इसका शीर्षक है, उम्मीदवार मैं भी हूँ। मैं बेकरार हूँ मुद्दत से मिंबरी के लिए, टिकट मुझे भी दिला दो असेंबली के लिए। मैं एक उम्र से हूँ मुफलिसी की चादर में, मुफलिसी कहते हैं गरीबी। मैं एक उम्र से हूँ मुफलिसी की चादर में, नहीं है रूखी भी रोटी मेरे मुकद्दर में, है मेरी कश्ती परेशानी के समंदर में। मैं एक बोझ हूँ खुद अपनी फैमिली के लिए, टिकट मुझे भी दिला दो असेंबली के लिए। टिकट मुझे भी दिला दो असेंबली के लिए। टिकट के वास्ते गैरत भी बेच सकता हूँ। आप देखेंगे टिकट के वास्ते गैरत भी बेच सकता हूँ। मैं खानदान की इज्जत भी बेच सकता हूँ, बिके तो अपनी शराफत भी बेच सकता हूँ। मुझे सुकून है दरकार जिंदगी के लिए, टिकट मुझे भी दिला दो असेंबली के लिए। टिकट मुझे भी दिला दो असेंबली के लिए। नवाजो सिर्फ मुझे मेहरबानी फरमा कर, नवाजो सिर्फ मुझे मेहरबानी फरमा कर। मैं वादा करता हूँ एक एक से कसम खाकर, कि 5 साल से पहले यहाँ कभी आकर बनूंगा कष्ट का कारण ना मैं किसी के लिए, बनूंगा कष्ट का कारण ना मैं किसी के लिए। टिकट मुझे भी दिला दो असेंबली के लिए, टिकट मुझे भी दिला दो असेंबली के लिए। बन देखें कि मैं संग रेजे से गौहर बना दिया जाऊं, संग कहते हैं पत्थर, गौहर मोती। मैं संग रेजे से गौहर बना दिया जाऊं, मैं एक कतरा समंदर बना दिया जाऊं, अजब नहीं कि मिनिस्टर बना दिया जाऊं। मैं हर तरह हूँ मुनासिब मिनिस्ट्री के लिए, टिकट मुझे भी दिला दो असेंबली के, टिकट मुझे भी दिला दो असेंबली के लिए। और बंद देखें कि हर एक तरह की तिगड़म से आशना हूं मैं, हर एक तरह की तिगड़म से आशना हूं मैं। जो रहजनों से नहीं कम वो रहनुमा हूं मैं, जो रहजनों से नहीं कम वो रहनुमा हूं मैं। मिली जो कुर्सी तो फिर देखना कि क्या हूं मैं, हजार राहें मिलेंगी शिकमपुरी के लिए, टिकट मुझे भी दिला दो असेंबली के लिए, टिकट मुझे भी दिला दो असेंबली के लिए। और बंद देखिए कि हंसो न, करूंगा कब्जा मैं खाली पड़ी जमीनों पर, करूंगा कब्जा मैं खाली पड़ी जमीनों पर। जब जीत जाऊंगा तो ये काम करूंगा कि करूंगा कब्जा मैं खाली पड़ी जमीनों पर, ना आए ताके शिकन आपकी जबीनों पर, रहेगी खास नवाजिश मेरी हसीनों पर। अवामी काम करूंगा अवामी के लिए, टिकट मुझे भी दिला दो असेंबली के लिए, दिला दो। और हुनर परस्त हूँ हर साहिबे हुनर की कसम, हुनर परस्त हूँ हर साहिबे हुनर की कसम। फिराको जोश की असगर की और जिगर की कसम, हिलालो नाजिमो शहबाज पॉपुलर की कसम। मैं काम आऊंगा शायर बिरादरी के लिए, टिकट मुझे भी दिला दो असेंबली के लिए, टिकट मुझे भी दिला दो असेंबली के लिए। तो बहरहाल ये सब नज़में बहुत मकबूल हैं मुशायरों में, कवि सम्मेलनों में। एक मेरी नज्म और है, मैं वो भी हाजिर किए देता हूँ। उसका उन्वान है, एक साहब अपनी महबूबा को समझा रहे हैं कि दुनिया रहने की जगह नहीं है, हमें चांद पर चलना चाहिए। तो नज्म का उन्वान है, शीर्षक है, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। देखें कि है बहुत मूड में इस वक्त दिलेदार चलो, है बहुत मूड में इस वक्त दिलेदार चलो। तुम मेरे साथ चलो और लगातार चलो, भाड़ में डालो हर एक वक्त की दीवार चलो, कहीं गुमराह ना हो जाए यहाँ प्यार चलो। हम हैं जब दोनों मोहब्बत में गिरफ्तार चलो, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। ये जो दुनिया है ये हमको नहीं, ये जो दुनिया है ये हमको नहीं मिलने देगी, ये जो दुनिया है ये हमको नहीं मिलने देगी। उम्र भर अपनी जगह से कहीं हिलने देगी, इश्क के चाक गिरेबा को न सिलने देगी, प्यार के गुंचों को हरगिज नहीं खिलने देगी। ऐसे आलम में मुनासिब नहीं पार चलो, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। डालते रहते चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, डालते रहते हैं डोरे ये जमाने के हंसी, डालते रहते हैं डोरे ये जमाने के हंसी। अपनी नजरों में है ऐसे कई गारत गरे दी, तुमको इस बात का एहसास कोई है कि नहीं, दिल न पड़ जाए किसी गैर के चक्कर में कहीं। मेरी मानो तो अभी छोड़ के घर बार चलो, चलो दिलदार चलो चांद के चल के, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। बंद देखिए, रह के दुनिया में तुमने अभी देखा क्या है, रह के दुनिया में तुमने अभी देखा क्या है। बस ये सोचो कि ये मोहब्बत का तकाजा क्या है, बस ये सोचो कि मोहब्बत का तकाजा क्या है। रिश्तेदारों की इनायत का भरोसा क्या है, साथ है हम जो तुम्हारे, तुम्हें खटका क्या है। अब तो रहने दो बहुत हो चुकी तकरार चलो,
चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। और बन देखे कि खौफ रुसवाई कोई चांद की दुनिया में नहीं। खौफ रुसवाई कोई चांद की दुनिया में नहीं। मामी या ताई कोई चांद की दुनिया में नहीं। एक हरजाई कोई चांद की दुनिया में नहीं। आपका भाई कोई चांद की दुनिया में नहीं। खुश नसीबी के नजर आते हैं आसार चलो। चलो दिलदार चलो, चांद के चांद के पार। पार चलो। आखिरी बंद के चांद के पार सुना है कि फजा अच्छी है। चांद के पार सुना है कि फजा अच्छी है। सुर्ख हो जाओगी तुम, आबो हवा अच्छी है। जिस जगह हम हैं यहाँ से तो जरा अच्छी है। मान लो राय हमारी बाखुदा अच्छी है। आए दिन तुम तो यहाँ रहती हो बीमार चलो। चलो दिलदार चांद। चलो, चांद के पार चलो। चलो दिलदार चलो, चांद के बहुत पार खूब, चलो। बहुत खूब। तो इसी तरह से शायरी की, हम्म, जी जी। और मुशायरों में भी हम्म, बहुत सिलसिले हम्म, चलते रहते हैं। तो मैं कुछ खतात भी आपको हम्म, सुनाऊंगा। मुक्तक जो है, मैं मेरा असल में जो विधा है कहने की, जो मैं शायरी करता हूँ, हम्म, मैं ये करता हूँ कि जो मशहूर शायर होते हैं हम्म, उनकी शेर की एक पंक्ति ले लेता हूँ, हम्म, तीन मेरी होती हैं। हम्म, तो अब जैसे बहादुर शाह जफर का शेर है कि हम्म, उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, हम्म, दो आरजू में कट गए, दो इंतजार में। तो हम्म, मैंने ये पंक्ति ली उनकी कि दो इंतजार में कट गए, दो इंतजार में। तो इस पे तीन मिसरे मैंने चस्पा किए, अपने लगाए, हम्म, अपनी पंक्तियां लगाई हम्म, कि देखे कि महबूब वादा करके भी आया ना दोस्तों। महबूब वादा करके भी आया ना दोस्तों, क्या क्या ना देखो हमने किया उसके प्यार में। हम्म, मुर्गे चुरा के लाए थे जो 4 पॉपुलर, हम्म, दो आरजू में कट गए, दो इंतजार में। दो आरजू में कट गए, दो दो इंतजार। इंतजार में। हम्म, तो इसी तरह से बशीर बद्र का बहुत मशहूर शेर है हम्म, कि जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमी, हम्म, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। तो मैंने उनकी ये पंक्ति ली, तीन अपनी लिखी हम्म, कि कितनी कंजूसी पे आमादा है ससुराल मेरी, हम्म, रात की बात बताते हुए डर लगता है। हम्म, ऐसे कमरे में सुला देते हैं साले मुझको, हम्म, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। सही लगता है, बहुत खूब। पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। हम्म, आशीष भाई, उन्होंने आपने उनका एक बहुत मशहूर शेर भी सुना होगा कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, बिल्कुल। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो शाम जाए। हो जाए। तो मैंने उनकी फिर एक पंक्ति ली कि न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हम्म, तो उस पर मैंने तीन मिसरे अपने चस्पा किए हम्म, कि रहा करता है खटका जाने के अंजाम हो जाए, हम्म, खबर ये आम हो जाए तो फिर कोहराम हो जाए। मोहब्बत हो गई है डाकू सुल्ताना की बेटी से, ठीक से। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हम्म, और इसी देखिए, उनका शेर है आपका मजनू सुल्तानपुरी का कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो मैंने उनकी ये पंक्ति ली। अब आप देखिए, मैंने इस पर तीन मिसरे अपने लगाए हम्म, कि रात में छम्मों के कोठे पर पुलिस ने दी दबिश। हम्म, रात में छम्मों के कोठे पर पुलिस ने दी दबिश, मनचलों की भीड़ से कैसा समा बनता गया। हम्म, अपना कल्लन तो सियाना था निकल भागा मगर, हम्म, लोग हाथ आते गए और कारवां बनता गया। लोग हाथ आते गए और कारवां बनता गया। हम्म, सही। तो हम्म, ये सब बड़े पसंद किए जाते हैं। अब जैसे मान हम्म, लिया गालिब का बहुत मशहूर शेर है हम्म, कि कोई उम्मीद बर नहीं आती, हम्म, कोई सूरत नजर नहीं हम्म, आती। तो मैंने देखिए इस पर कोई सूरत नजर नहीं आती, तीन मिसरे अपने लगाए और तीन पंक्तियां देखें कि शुक्र है छेड़छाड़ की हम्म, तोहमत, तोहमत कहते हैं आरोप आरोप लगाओ। इल्जाम, कि शुक्र है छेड़छाड़ की तोहमत अब कभी उसके सर नहीं हम्म, आती। कैसा सुरमा लगा लिया उसने, कोई सूरत नजर नहीं आती। कैसा सुरमा लगा लिया उसने, वही। कोई सूरत नजर नहीं आती। हम्म, और इसी तरह से बस जो मशहूर मिसरे मुझे मिलते हैं तो मैं उन पे तीन हम्म, मिसरे के, बहुत मशहूर मिसरा है किसी शायर का कि गिरती हुई दीवार के साए में खड़ा है। तो हम्म, मैंने इसको भी तीन मिसरे लगाए कि हम्म, तदबीर का खोटा है मुकद्दर से लड़ा है। हम्म, देखिए तदबीर तो वो है कि जो हम अपनी मेहनत से जो हम्म, हमें मिलता है वो हमारी तदबीर है। बिल्कुल। मुकद्दर में जो लिखा होता है वो तो हमें मिलता ही हम्म, है ना। तो मैंने देखिए इस पे चार हम्म, तीन पंक्ति है उसमें, तदबीर का खोटा है मुकद्दर से लड़ा है, दुनिया उसे कहती है कि चालाक बड़ा है, खुद हम्म, 30 का है और दुल्हन 60 बरस की।
गिरती हुई दीवार के साए में खड़ा है। बिल्कुल। तदबीर का खोटा है, मुकद्दर से लड़ा है, दुनिया उसे कहती है कि चालाक बड़ा है, खुद 30 का है और दुल्हन 60 बरस की, गिरती हुई दीवार के साए में खड़ा है। और इसी तरह से एक बहुत मशहूर शेर है कि अपनी खुशी से आए न अपनी खुशी चले, लाई हयात आए कदा ले चली चले। हयात कहते हैं जिंदगी को और कदा कहते हैं मौत को। कि लाई हयात आए यानी कि जिंदगी थी, हम दुनिया में आए, और कदा ले चली चले, और मौत ले गई, चले गए हम दुनिया में। तो मैंने इस पंक्ति पे 3 मिसरे लगाए, वो देख कि वक्त निकाह हम भी थे दूल्हा बने हुए, वक्त निकाह हम भी थे दूल्हा बने हुए, बुलवाया औरतों ने सलामी के वास्ते, हम रुखसती के वक्त यही कह के चल पड़े, लाई हयात आए कदा ले चली चले। तो इसी तरह से बहुत से मुक्तक मेरे मशहूर हैं कि यह है सच के नेक नीयत कभी थी ना है ना होगी, यह है सच के नेक नीयत कभी थी ना है ना होगी, मेरे काम में शराफत कभी थी ना है ना होगी, मुझे नाज अपने फन पर कि मैं जेब काटता हूँ, मुझे मांगने की आदत कभी थी ना है ना होगी, मुझे मांगने की आदत कभी थी ना है ना होगी। और देखिए 4 पंक्तियां देखें कि जाल से बच के न जंजाल में पकड़ा जाऊं, माजी जाता है अगर हाल में पकड़ा जाऊं, दब चुकी मेरे घोटालों की पुरानी फाइल, ये ना हो अब के नए साल में पकड़ा जाऊं, ये ना हो अब के नए साल में पकड़ा जाऊं। और 4 पंक्तियां देखिए कि खुद बताता हूँ जरा मेरी डिटाई देखिए, खुद बताता हूँ जरा मेरी डिटाई देखिए, मेरी किस्मत देखिए, मेरी रसाई देखिए, मेरी इज्जत का सबब है सिर्फ रिश्वत की रकम, आइए और मेरी इज्जत की कमाई देखिए, आइए और मेरी इज्जत की कमाई देखिए, और मेरी इज्जत की कमाई देखिए। और देखें कि कैसा हैरतनाक तकनीकी जमाना आ गया, कैसा हैरतनाक तकनीकी जमाना आ गया, यूं लगा जैसे कि कतरे में समंदर भर दिया, और मेरी सासू माँ भी हैं कैसे गजब की साइंटिस्ट, रोज फटने वाला बम मेरे हवाले कर दिया। कैसा हैरतनाक तकनीकी जमाना आ गया, यूं लगा जैसे कि कतरे खतरे में समंदर भर कतरे में समंदर भर दिया, और मेरी सासू माँ भी हैं कैसी रोज फटने वाला बम। हेलो, हेलो। ये आवाज आ रही है कोई? हाँ, आवाज आ रही है, हाँ, बिल्कुल आ रही है। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। मेरी सासू माँ भी है कैसी गजब की साइंटिस्ट, रोज फटने वाला बम मेरे हवाले कर दिया, रोज फटने वाला बम मेरे हवाले कर दिया। और 4 पंक्तियां देखें कि रुख पर क्रीम, आंख में काजल बदन गुलदान, रुख पर क्रीम आंख में काजल बदन गुलदान, वो मेरे बस की है ना तुम्हारी ही बस की है, 17 बरस की बेटी थी जिस माँ की पिछले साल, उस माँ की उम्र आज भी 16 बरस की है, उस माँ की उम्र आज भी 16 बरस की है। और बसों में बिकती हुई शय खरीद मत लेना, कहीं ये सोचते रह जाओ जिंदगी न रही, बस एक बार इन आंखों में सुरमा डाला था, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। तो मैं देखिए नज्म वगैरह कविताएं हर फील्ड में लिखता हूँ। एक देखिए मैंने एक कविता लिखी, वो है फटा नेकर, एक बहुत छोटी सी बहुत शॉर्ट कविता है। इसका शीर्षक है मान है फटा नेकर। देखिए हमारे समाज में जो धन दौलत का बंटवारा हुआ है वो बराबर नहीं है, किसी पे बहुत कुछ है किसी पे कुछ भी नहीं है। कविता जो है मेरी उसी पस मंजर में है।
कविता का शीर्षक है फटा नेकर। अब आप समाज फरमाइए आशीष भाई कि शहर में आया कहीं से एक बेचारा गरीब, शहर में आया कहीं से एक बेचारा गरीब, जिसके नंगे तन को थी एक फटी नेकर नसीब। देखता क्या है, इमारत एक खड़ी है शानदार, लिखा है अब्दुल्ला बिल्डिंग जिस पे यारो जानदार। जब बड़ा आ गए तो फिर अब्दुल्ला होटल आ गया, जिसकी रौनक देख के कुछ देर को चकरा गया। चलते चलते राह में अब्दुल्ला फार्म आ गया, जिसके फैलाव को देखा देखता ही रह गया। जब बड़ा आगे अब्दुल्ला कॉलोनी मिली, और जब बड़ा आगे अब्दुल्ला कॉलोनी मिली, बस यहाँ से जैसे उसकी खोपड़ी फिर गई। ऐसा खिसियाया वो यकतरफा अताएं देखकर, ऐसा खिसियाया वो यकतरफा अताएं देखकर, जैसे जो कोई अपनी खताएं देखकर। अपने नेकर को उतारा उसने चलते रोड पर, और बोला आसमां के सिमत नेकर फेंक कर, या खुदा करता हूँ इस कच्चे पे ले मैं आग तू, दे दे अब्दुल्ला कोई मेरा फटा नेकर भी तू, दे दे अब्दुल्ला कोई मेरा फटा नेकर भी तू। तो देखिए हमारे समाज जिसे जो हम देखते हैं अपने समाज में, उसी को हम अपनी शायरी में, बिल्कुल अपनी बिल्कुल कविता में लेकर आते हैं। तो बिल्कुल। बहरहाल सर ये ये सब जो सिलसिला शायरी चलता और रहता है। जो ये और अब से शायरी नहीं और बच जो शायरी और कविता की आप बात कह रहे हैं, तो जैसा कि आपने बताया जी जी। 1989 के आसपास करीब 50 साल हो गए आपको मुशायरों में, कवि सम्मेलनों में। तो हाँ आप सर, ये बताइए बिल्कुल कि इन बिल्कुल। 50 सालों में आज की डेट में जो मुशायरा है, कवि सम्मेलन है, इनकी आबो हवा अब कैसी है? पहले से सुधरी है, पहले से बिगड़ी है, सुनने देखिए वाले कैसे हैं? आशीष भाई, आपने हम्म देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जब हमारी शुरुआत हुई थी ना मुशायरों में, कवि हम्म सम्मेलनों में, हम्म तो एक हम्म बहुत अच्छा माहौल था। हम्म लोग शायरी को समझते थे हम्म और उस पर दाद देते थे। हम्म तो कविता को समझने वाले अधिक लोग थे, तो हम्म क्योंकि जबान से जुड़े हुए लोग थे। हम्म आज हमारी जबान के साथ ये हो रहा है, चाहे वो हिंदी हो या उर्दू हो, तो हम असल में बातचीत तो कर सकते हैं, लेकिन हमारी रोजी रोटी से सही तरीके से हमारी जबानें जुड़ी नहीं है। हम्म समझ रहे ना? हम्म अगर चाहे हिंदी हो, हम लोग एक पखवाड़ा आता है हिंदी में, हम्म उसी जमाने में प्रोग्राम होते हैं हिंदी के, बड़े बड़े कवि सम्मेलन हम्म दफ्तरों में, ऑफिस में, और फिर उसके बाद हिंदी गायब हो जाती है। हम्म हम अगर इन इंटरव्यू के लिए भी जा रहे हैं, तो वहाँ हमारा इंटरव्यू अंग्रेजी में हो रहा है। हम्म तो हमारी जबानों के साथ ये ज्यादती तो होती रहती है। अगर हमारी जबानों के साथ ये हो कि हम जो, अब जैसे उर्दू है, उर्दू को हम ये कहते हैं कि ये मुसलमानों की जबान है, ये मुसलमानों की जबान है ही नहीं। हम्म इसमें चकबस, और आप देखिए कितने बड़े बड़े कवि हुए, वो सारे उर्दू के बहुत बड़े शायर हैं। आज भी हिंदुस्तान में गोपी चंद नारंग थे, अभी हाल ही में उनका इंतकाल हुआ। गोपी चंद नारंग थे, वो बड़ी बड़ी पोस्टों पे थे। उन्होंने उर्दू के लिए वो काम किए। जगन्नाथ आजाद थे, और इतने नाम है कि मैं आपको गिनवाऊं तो आप खुद हैरत करेंगे। इतना काम हमारा उर्दू का सरमाया, हिंदी का सरमाया भरा पड़ा है। लेकिन आजकल जो मौजूदा दौर है, उसमें वो कमी तो आई है, सुनने वालों में कमी आई है। मुशायरों में तो जरा सा ये बात बची हुई है कि वहाँ शायरी, अभी भी कुछ लोग, क्योंकि वो जबान से जुड़े हुए हैं कुछ लोग, वो शायरी को समझते भी हैं और उस पर दाद भी मिल जाती है। हम्म बाहर हम जाते हैं, ज़्यादातर मुशायरे मुल्क से बाहर होते हैं, तो वो अच्छे बड़े लोग जिन्होंने यहाँ से तालीम हासिल करके पूरी दुनिया में जॉब कर रहे हैं, तो बहरहाल वो मुशायरे वहाँ ऑर्गेनाइज करते हैं। हमारी इंडियन एम्बेसी है, वो भी इसी तरह के मुशायरे ऑर्गेनाइज करती है, चाहे वो कहीं भी हो, अमेरिका में हो, सऊदी अरब में हो, दुबई में हो, इधर उधर। तो हमारी एम्बेसी का ताल्लुक सभी से रहता है, हिंदुस्तान से जो शायर कभी जाते हैं, हम्म तो बहरहाल हमारा एमबीसी के लोग उसमें शामिल रहते हैं, और वो बड़ा खुश होते हैं कि हमारे हिंदुस्तान। तो वहाँ तो कुछ थोड़ा सा, अब यहाँ हम लोग क्योंकि मुशायरे और कवि सम्मेलन होते रहते हैं, तो हम्म हम अपनी जबानों की हिफाजत करते रहते हैं, हम्म चाहे वो हिंदी हो या उर्दू। इस तरह से लोग जुड़े रहते हैं, हिंदी से भी जुड़े रहते हैं और उर्दू से भी जुड़े रहते हैं। हम्म बहरहाल ये जबान हमारी अगर रोजी रोटी से जुड़ जाती है, तो फिर तो बहुत फायदा होगा कि सभी लोग इस जबान को सीखेंगे। हम्म क्योंकि मैंने मेरठ कॉलेज उर्दू डिपार्टमेंट से भी जुड़ा रहा। मैंने वहाँ तालीम 7-8 साल बच्चों को पढ़ाया है, एमए और बीए के। तो मैं देखता था कि वो तादाद नहीं आती थी उर्दू सीखने वालों की, या हिंदी में जो क्लासें लगती थी उसमें बहुत कमी रहती है स्टूडेंट की। तो हमें लोगों को कहना पड़ता है कि आइए अपनी ज़बान के सिलसिले में आप एडमिशन लें, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए।
हम्म, तो वो कहते हैं कि हम अंग्रेजी सीखते हैं और बहुत सी जबानों की तरफ तो ज्यादा तादाद में जाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, उस सिलसिले में काम हो रहा है, मुशायरों के जरिए, कवि सम्मेलनों के जरिए इस तरह की फजा बन रही है। और ये हिंदी पखवाड़े वगैरह आते हैं तो सभी में हिंदी में काम होता है जगह जगह, हम्म, हमारी जबान। तो हम्म, पूरा अब जैसे फिल्म इंडस्ट्री है, वहाँ जितने भी उस वक्त शायर थे मौजूद जमाने में, वो हम्म, सारे अदबी शायर थे, चाहे वो हिंदी के हों। नीरज ने कितना अच्छा लिखा, हम्म, फिल्मों से जुड़े रहे। हम्म, तो और इसी तरह से उर्दू के मजरू सुल्तानपुरी हम्म, और राहत इंदौरी मौजूदा दौर के, ये सब हम्म, फिल्मों में भी लिखा और अदब से भी जुड़े रहे। हम्म, तो आज भी उनके गीत हमारी जबानों पर हैं, हम लोग सुनते हैं। तो बहरहाल शायरी के लिए हमारी जो हमारी हुकूमत है और है, तो उस सिलसिले में भी थोड़ा सा जो आर्टिस्ट हैं, शायर हैं, उनकी कदर करनी चाहिए। उनके लिए वो इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज, हमारी वैसे तो जगह जगह हुकूमत भी करती है, जो हम्म, इदारे हैं हमारे, जो ऑफिस हैं या बैंक के इदारे हैं बहुत से, हम्म। उनमें कवि सम्मेलन मुशायरे होते पहले हैं, मैं जाता सर हूँ कभी पहले जगह। टीवी चैनलों पर तो इस भी तरह एकेडमी वगैरह है। हम्म, जी। पहले टीवी चैनलों पर भी, दूरदर्शन और अदर चैनल्स पर भी रेगुलर हर हेलो। हफ्ते मुशायरा। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ, अब देखिए दूरदर्शन हम्म, बिल्कुल आ रही है। हम्म, देखिए आशीष भाई, अभी तो सब ये सिलसिले बंद हो गए। हम्म, पहले तो ईटीवी उर्दू एक प्रोग्राम आता था, हम्म, रामा जी राव का था वो, चाहे हम्म, एनटी रामा, उनका टीवी था हैदराबाद का। हम्म, तो उसमें बहुत से प्रोग्राम आते थे, अदबी नशीते, हिंदी उर्दू के हम्म, कवि सम्मेलन मुशायरे, तो हर हफ्ते प्रोग्राम होता था। हम्म, लेकिन अब कुछ दिनों से सब बंद हो गए हैं, चैनलों से इस तरह के प्रोग्राम नहीं आ रहे हैं। हम्म, और जो काव्य गोष्ठी वगैरह और उर्दू चैनलों से आती थी, वो भी मेरे ख्याल से उस तरह से नहीं आ रही है। हम्म, प्रोग्राम तो हो रहे हैं, लेकिन उस रवानी के साथ नहीं है। हम्म, पहले रेडियो पर बराबर हम लोग मसरूफ रहते थे, आज यहाँ रिकॉर्डिंग है, कल दूरदर्शन पे जाना है, लखनऊ परसों जालिंधर जाना है, चंडीगढ़ जाना है, देहरादून जाना है। तो पूरे मुल्क में ही सारे सिलसिले चलते रहते थे। हम्म, लेकिन उस सिलसिलों में एक तरह से ब्रेक लगा, और वो अब वो क्योंकि बजट वगैरह बताते नहीं है, तो हम्म, उस सिलसिले में ही प्रॉब्लम आई है सभी जगह। हम्म, तो इस तरह से जबान जो है हमारी, हम्म, तो उसको फरोग हासिल होता था, हम्म, हर जगह जगह लोग सुनते थे, रेडियो टीवी। तो हम्म, अब एक बस वो सिलसिले चल तो रहे हैं, लेकिन बस अपने हिसाब से। हम्म, अब कभी सम्मेलन मुशायरे भी उस हम्म, रवानी के साथ नहीं होते हैं। हम्म, अब लोगों में इस तरफ, क्योंकि हम लोगों ने एक तरह से जबानों की हिफाजत कभी सम्मेलन मुशायरों से ही हो रही है, चाहे वो हिंदी की हो, चाहे वो उर्दू की हो। अगर ये सिलसिले भी खत्म हो जाए मिलने जुलने के, तो फिर सब सिलसिले बंद हो जाएंगे एक तरह से। तो हम अपनी जबान को नहीं कर सकते। कॉलेजों में जो सिलसिले हैं वो तो चल ही रहे हैं। तो बहरहाल इसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं, हम्म, मुशायरों की शक्ल में, या फिर अदबी जो रसाइल, जरीदे निकलते हैं, रिसाले निकलते हैं, मैगजीन निकलते हैं, हम्म, उनमें भी लोगों से कहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको खरीदें, हम्म, अखबारों को खरीदें, चाहे वो हिंदी के हों, उर्दू के भी कुछ अखबार निकलते हैं वो खरीदें। तो उससे वो सिलसिला उनका बना रहता है। और इसी तरह से उनमें बहुत से लेख आते हैं। अब क्योंकि सारी चीज़ें कंप्यूटर पर और मोबाइल में आ गई हैं, तो लोगों ने अखबार पढ़ना बंद कर दिया। हम्म, इसी तरह से फिल्में अब सारे जो अब कोई चीज़, कोई पाबंदी से कोई बस चाहता कि जल्दी हम्म, से इस सिलसिले को देख ले। अब वो बात नहीं रहेगी कि आदमी कोई रिसाला पढ़ रहा है, कोई मैगजीन पढ़ रहा है, हम्म, तो उसमें कुछ उसे हासिल हो रहा है। अब पढ़ने तो की सिर्फ आदत मोबाइल खत्म से हो जुड़ा हुआ है, हर गई। आदमी के हाथ में मोबाइल है। हम्म, तो वो, तो ये कमी तो कमी भी आई है और नुकसान भी हुआ है हमारे अदब का एक तरह से। मैं ये कह रहा हूँ कि आजकल सोशल मीडिया के समय जमाने में, मोबाइल के जमाने में, लोग किसी की लाइनें कहीं से उठा के, किसी का फोटो लगा के कहीं चिपका देते हैं। तो ऐसे माहौल में आपको लगता नहीं कि कंटेंट को बचा पाना, ओरिजिनलिटी को बचा पाना बड़ा मुश्किल है? ये तो बहुत, आप सही कह रहे हैं आशीष भाई, ये तो चोरी का जमाना है। अब तो ये है कि कोई आपने कुछ लिखा, तो उसको अगर जरा सा भी किसी मैगजीन में या उधर दे दिया, या आपने पढ़ दिया, हम्म, तो पता लगा दूसरे लोग उसे ले उड़ते हैं, हम्म, और वही ख्यालात फिर दूसरा कह रहा है। तो ये तो बहुत होता है। हम्म, और
अब पूरा मीडिया हम देखते रहते हैं, बहुत ही मेरी नज़में हैं, वो किसी ने पिक्चराइज कर दिया उसे, किसी ने कुछ कर दिया। मेरी एक नज्म थी, वो मैंने लिखी थी। देखिए, कविता का शीर्षक है मुल्ला जी की बीवी का जवाब। मेरी एक नज्म थी, कविता। हम्म। तो मैंने असल में, देखिए, मुसलमानों को ये कहा जाता है कि वो तीन तीन चार चार शादियां करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम्म। अब तो ये जमाना ऐसा है, अगर एक शादी कर ली वो उससे ही मामला इतना हो जाता है, दूसरी शादी तक पहुंचते पहुंचते आदमी निमट लेता है। तो चार शादी पहले होती थी, वो जमाने और थे। लेकिन अब तो लोगों के इतनी महंगाई और ये सारे मसले हैं, तो देखिए, अगर जो चार शादी करेगा उसका हाल क्या होगा। हम्म। तो मेरी कविता है मुल्ला जी की बीवी का जवाब। हम्म। तो आप देखिए कि चौथी शादी करके हम्म। मुल्ला जी बहुत शादा हुए, खुश हुए। हम्म। चौथी शादी करके मुल्ला जी बहुत शादा हुए, अपनी किस्मत की बुलंदी देखकर नाजा हुए। हम्म। यूं जवानों की तरह लाए दुल्हन को साथ में, हम्म। आ गई हो जैसे सुल्ताना कहीं के हाथ में। हम्म। पहले ही दिन सारे घर का जायजा उसने लिया, अपने शौहर की नजर का जायजा उसने लिया। 4 किले खास कमरे में नजर आई उसे, 3 किलों पर दुपट्टे भी नजर आए टंगे। हम्म। मुल्ला जी से उसने पूछा, ये दुपट्टे किसके हैं, हम्म। यह है किस किस की निशानी, ये हम्म। अतिये किसके हैं। मुल्ला जी ने यूं दिया उसके सवालों का जवाब, है मेरी प्यारी दुल्हन, है आफताबो महताब, हम्म। बेग माते साबिका पुरानी, हम्म। बेग माते साबिका जो यहाँ से उठ गई, ये दुपट्टे हैं उन्हीं की हम्म। यादगार दिल नशी। जब तुम्हें दुनिया से उठ जाओगे जाने जहां, तब तुम्हारा भी दुपट्टा टांग दूंगा मैं यहाँ। बोली बेगम, मौत के पंजे में शौहर आएगा, अब दुपट्टे का नहीं टोपी का नंबर आएगा। बहुत खूब। बोली सर बेगम, मौत के पंजे में शौहर बिल्कुल। आएगा, हम्म। अब दुपट्टे का नहीं टोपी का नंबर आएगा। हम्म। तो बहुत खूब। ये है कि अगर ऐसा होगा तो फिर ये होगा। तो हम्म। मेरी इस नज्म को भी कई लोगों ने पिक्चराइज करके, कोई शेरवानी का नंबर आएगा और ये वो। हम्म। इस तरह से तो चलता रहता है मीडिया में, ये तो नुकसानात हैं। हम्म। असल में अब बहुत से लोग, जैसे कुछ कवि ऐसे आते हैं शायर, वो सिर्फ चुटकुलों लतीफों का सहारा लेते हैं, उनके पास कविता नाम की कोई चीज नहीं हम्म। है। वो सिर्फ आएंगे और मेरी चार पंक्तियां देखें कि हुनर के नाम पे क्या क्या दिखा गया सबको, हुनर के नाम पे क्या क्या दिखा गया सबको, मैं दाद का हूँ लुटेरा, बता गया सबको, पुराने जितने कवि थे वो सब पिट गए आखिर, मैं चुटकुलों से ही महफिल में खा गया सबको, मैं बहुत। चुटकुलों से ही महफिल में खा गया सबको। हम्म। तो बहरहाल, आजकल हम्म। मौजूदा दौर हम्म। में सब इस तरह के आदमी, हर आदमी चाहता है कि वो किसी तरह से हम्म। मीडिया के आए, और सामने आपने आए, और चैनलों पर आए, तो आपने किसी भी बिल्कुल तरह से सही आए। कहा। आपने बिल्कुल सही कहा कि आजकल जो चुटकुले सुनाने वाले लोग हैं वो जी भी कवि और जी। शायर का दर्जा लिए बैठे हैं। हाँ, वो शायर, लेकिन उनके पास कविता तो नहीं है, उनके पास लतीफे हैं, चुटकुले। हम्म। हम्म। तो वो चुटकुलों या लतीफों की कोई जिंदगी नहीं होती, उसमें जीवन नहीं होता है। हम्म। हम जो शायरी करते हैं, हम एक बहर, एक वजन से जुड़े रहते हैं। हम्म। जैसे पुराने कवि थे सारे, हम्म। मैथिली शरण गुप्त हो, आप देख लिए, बिहारी हो, तुलसी हम्म। हो, ये हम्म। सब लोग एक वजन, एक मात्राओं से जुड़े हुए होते थे। हम्म। इनकी कविताएं आज भी, उनके अंदर जीवन था। हम्म। शायरी में जीवन होता है, जिंदगी है। हम्म। अगर हम मात्राओं से हट जाएं, या फिर बहर से हट जाएं, रदीफ से हट जाएं, काफिये से हट जाएं, हम्म। वो तो कुछ भी नहीं है, उसमें कोई जीवन थोड़ी है, जिंदगी नहीं है। हम्म। वो तो एक लतीफा चुटकुला है, थोड़ी देर को हंस लिए, हम्म। वो आपने सुना दिया, किसी दूसरे ने सुना दिया, फिर चौथे ने सुना दिया। हम्म। तो वो कोई लतीफा तो किसी की जागीर तो होती नहीं है, वो तो कोई भी जो पढ़ेगा वो उसे अपना कह के सुनाने लगता है। तो ये है, तो ये कविता नहीं है, और मैं तो उन लोगों को कवि भी नहीं समझता कि वो इस तरह का अपने आप को कवि बनाए घूम रहे हैं। हम्म। वो तो हो सकता है कॉमेडियन है इस तरह की, वो हम्म। आके कोई लोगों को हंसाते हैं। हम्म। तो इस तरह के लोग पहले तो बिया शादियों में नजर आया हम्म। करते थे, अब मंचों पे भी आते हैं। अब टीवी चैनलों पर आ गए हैं। तो क्योंकि सुनने वाले जो हैं, हम्म। वो भी आजकल। जी। मैंने कहा अब इस ये तो तरह हमारे के लोग। सामने जी। पर करता है ना कि सुनने वाले, अ, हम्म। जी, हम्म। अगर सामने हमारे किस तरह सुनने के। वाले जो हमारे ऑडियंस है, हमारे श्रोता हैं, हम्म। वो किस तरह की शायरी सुनना चाहते हैं, कविता हम्म। सुना, वो उसे ही कविता कविता समझ रहे हैं। तो हम्म। बहरहाल उनका भी कोई कसूर नहीं, जब लोग इस तरह की शायरी हम्म। का उसको समझ के सुन रहे हैं।
तो ये हमारे चैनल भी इस तरह का काम करते रहते हैं। तो ऐसी बात नहीं, तो लोगों को हटाना है कि किसी भी तरह से कोई लतीफ़ा, तो उससे शायरी का बहुत नुकसान हो रहा है। जो लोग पहले शायरी सीखते थे, उस्तादों के पास बैठते थे, उनसे बहर सीखते थे, वज़न सीखते थे, तो वो बात भी लेकिन ऐसा नहीं है। अब जो लोग मौजूदा दौर में, जो अब हमारे नौजवान आ रहे हैं या बहुत से कवि आ रहे हैं या शायर आ रहे हैं, तो वो अब पूरा बहर की पढ़ भी रहे हैं। इस सिलसिले में बहुत अच्छे अच्छे नौजवान बहुत अच्छे शेर कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। और हिंदी में भी आ रहे हैं, बहुत अच्छा अच्छा लिख रहे हैं। तो मैं तो बहुत से लोगों के साथ में मुशायरे पढ़ता रहता हूँ, तो कवि सम्मेलन भी, तो अब बहुत अच्छे नाम, तो एक बड़ी तादाद है, तो वो भी निकल के आई है और वो भी खिदमत कर रहे हैं एक तरह से हमारी जबानों की, चाहे वो हिंदी हो या उर्दू हो। तो हर तरह के लोग हैं, समाज है, समाज में तो हर तरह के लोग होते हैं बाजार में। तो आप जिस तरह से आप चाहेंगे, कोई सस्ती चीज मिल जाए तो वो भी मिल जाती है किसी को। आप कोई अच्छा कुछ लिटरेचर में पसंद करते हैं तो वो भी मिल जाता। ऐसा नहीं है, किताबें भी छप रही हैं हर फील्ड में, बहुत से मैगजीन है, मयारी मैगजीन है। तो मैं तो लोगों को यही कहूंगा आशीष भाई, कि वो अपनी जबानों से जुड़े, चाहे वो हिंदी हो या उर्दू हो। थोड़ा है, मोबाइल भी देखें, उसमें भी कुछ काम करें लिखें, लेकिन अपने जबानों से जुड़े, उसे पढ़ें। लिटरेचर जो है, हमारा साहित्य भरा पड़ा है, लाइब्रेरी ये खाली पड़ी है, अब वहाँ कोई बैठ के किताबें पढ़ने वाला नहीं आता। बहुत सी किताबें छपती हैं, उन्हें देखने वाला नहीं होता कि कौन पढ़े क्या पढ़े। बस वो थोड़ा सा, हर आदमी इतना मसरूफ हो गया है, तो थोड़ा वक्त निकालना पड़ेगा अपनी जबानों के लिए, अपनी उसके लिए। तो ये लोग सर हैं, काम एक कर रहे हैं इस सिलसिले जी में, सर, एक चाहे क्वेश्चन वो आपसे किसी भी पूछना था। सिलसिले में हो रहा है, जी। लेकिन एक काम तो हो ही रहा है। हम्म, आपसे ये पूछना था कि आपने जो पीएचडी किया था, बताएं। पीएचडी आपने किया था, पीएचडी आपने जो पीएचडी किया था मज़ाहिया हाँ हाँ। शायरी में और देखिए, मैंने लफ्ज़ियात। पीएचडी, अब जब मैं मेरठ यूनिवर्सिटी में पढ़ा, मेरठ कॉलेज में पढ़ रहा था, हम्म तो मेरी जो पीएचडी थी। हम्म जी। हाँ, मैं कह रहा था कि ये जो आपका जो मेरा जो सब्जेक्ट टॉपिक था था। वो हास्य व्यंग का ही था। हम्म 20वीं सदी में, हम्म 20वीं सदी में तंजिया और मिजाहिया शायरी हास्य हम्म व्यंग पर ही थी। हम्म मेरी जो हम्म रिसर्च का जो मेरा वर्क था, हम्म वो हास्य व्यंग पर ही था। तो तो मैंने आपने हास्य हिंदुस्तान व्यंग्य ही से क्यों चुना बाहर था और सर? हिंदुस्तान में जितने भी आपने मौजूदा शायर हुए। आपने हास्य व्यंग्य ही क्यों चुना था? यही क्यों चुना था? देखिए, मैंने हास्य व्यंग, बहुत अच्छा सवाल है। हम्म देखिए, गंभीर रस में कहने वाले तो हजारों हैं, हम्म लेकिन अगर हमारे उर्दू में, उसमें यह है कि अगर आप देखेंगे, सिर्फ उंगलियों पे गिने जाते हैं, 5-6 शायर होंगे। हम्म तो अब तो यह है कि हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में अगर आप पूछेंगे किसी से कि भाई आप हिंदुस्तान में मिज़ा में लिखने वाले कौन है, तो वो सिर्फ दो एक नाम लेगा, मेरा भी नाम आ जाएगा उसमें, हम्म कि साहब आजकल जो है हिंदुस्तान में पॉपुलर मेरठ ही हैं, तो वो हास्य व्यंग में तुंदो मैदा में लिख रहे हैं। या आप गूगल पर भी सर्च करेंगे तो सब आ जाएगा। तो क्योंकि मेरा उर्दू में काम भी है, और उससे सिलसिले में पूरी दुनिया में मुशायरे भी पढ़े हैं, हम्म और बहुत गया हूँ मैं सभी मुल्कों में, तकरीबन पूरी जिंदगी सफर में ही गुजारी है, अभी भी सिलसिला जारी व सारी है। तो ये सारे सिलसिले चल रहे हैं अभी भी। तो बस उसका ईश्वर की बड़ी कृपा है। हम्म तो वो सब हास्य व्यंग यूं चुना कि इसमें क्योंकि मैं, मेरा जो अंदाज था, जब मैं कॉलेज में, मैंने बताया ना, तमसीली हम्म मुशायरे ड्रामे किया करता था, हम्म और मैं ड्रामा सेक्शन से भी वाबस्ता रहा। तो उसमें ये रहा कि मेरा जो अंदाज था शायरी पढ़ने का, वो मिजाहिया था। लोग मेरे शेर को सुनकर हंसते थे, अगर मैं संजीदा, क्योंकि मैंने शुरुआत तो गंभीर रस से ही की थी, लेकिन लोग उस पर हंसते थे, मुस्कुराते थे। तो फिर मुझे मेरे उस्तादों ने कहा कि आप पर जो है ना संजीदगी ज्यादा, तो आप मिज़ाह में लिखें, हास्य में लिखें। हम्म तो वो फिर लोगों ने बहुत ही पसंद किया, हम्म और फिर तो एक सिलसिला चल निकला। तो अब तो लोग बहुत इस सिलसिले में, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी काम होते हैं, हम्म मैं गया हूँ, तो लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और बहुत अब, और कई कई बार जाना होता है, ये नहीं कि अभी दुबई अगर गया
तो मैं 20-25 बार दुबई भी गया हूँ तकरीबन, तभी से ये सिलसिला चल रहा है। हम्म, हम्म। सर एक हाँ, बात बताइए, आपके नाम में आपको मेरठी, हाँ आपके नाम में मेरठी लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है मेरठ आपके दिल में रहता जी है। जी। तो आप मेरठ में कितना समय देखिए दे ऐसा है। पाते हैं? जी। हाँ, मैं देखिए अभी भी मेरठ में ही रहता हूँ, हम्म। और ये इंटरव्यू मेरठ से ही कर रहा हूँ मैं। हाँ। और है ना, मेरठ पे कुछ लिखा क्योंकि है सर मेरा आपने? नाम है एजाज, सैयद हाँ, एजाज खान। जी। मैंने पूछा कि आपने कोई खास मेरठ पर मेरा लिखा? जो नाम है वो सैयद एजाजुद्दीन शाह। अच्छा। हाँ, मेरठ की सबसे बड़ी बात तो यह है कि मेरी जो शायरी है हम्म। वो मेरठ से ही मेरा जो नाम है ना, पॉपुलर मेरठ ही हम्म। है। अब कोई लोग मुझे मेरठ से ही जानते हैं कि मैं शायर मेरठ का हूँ और हम्म। मेरठ में ही हूँ। तो हम्म। मेरठ के सिलसिले में तो मैंने उस वक्त नौचंदी वगैरह लगता था, इस पे कुछ मुक्तक वगैरह लिखे हैं। जी हाँ जी। आशीष भाई, मेरी असल में, क्योंकि मेरठ से वाबस्ता हूँ मैं, मेरठ हम्म। का ही रहने वाला हूँ। तो अब से नहीं, मैं मेरठ में ही रहता हूँ, मैंने मेरठ नहीं छोड़ा। हम्म। तो मेरा जो उपनाम है, टाइटल है, वो पॉपुलर मैंने रखा, क्योंकि एक मज़ाहिया शायर को एक तखल्लुस रखना पड़ता है। तो मैंने पॉपुलर रखा, क्योंकि लोग कहते थे, रेडियो से मैं जुड़ा हुआ था तो मशहूर था एक तरह से, तो उसी को मैंने फिर पॉपुलर। लोगों ने एतराज़ भी किया कि आप उर्दू के शायर हैं तो आपने अंग्रेज़ी का तखल्लुस क्यों रखा। तो मैंने कहा कि मैं सब जगह, मुझे लोग टीवी पर इधर उधर देखते हैं तो वो यही कहते हैं कि आप बहुत पॉपुलर हैं, तो पॉपुलर रख लिया। और क्योंकि मेरठ से जुड़ा हुआ तो पॉपुलर मेरठ ही के नाम से ही विख्यात हूँ अब तो। पूरी सब तरफ आप पॉपुलर मेरठ ही सर्च करेंगे तब आएगा। तो मेरठ ही मेरी पहचान है। मैं अपने मुल्क, आपको इसके अलावा मैं जहाँ भी गया हूँ, हिंदुस्तान से बाहर जहाँ जहाँ गया, मैंने अपने हिंदुस्तान का नाम हमेशा रोशन किया है। चाहे वो किसी भी हवाले से मुझे बड़ी इज्जतों से नवाजा गया, मेरी शायरी को पसंद किया गया, तो सिर्फ क्योंकि मैं एक हिंदुस्तानी था और फिर मेरा ताल्लुक मेरठ से था, तो एक हिंदुस्तानी होने के नाते पूरी दुनिया में मुझे एक हिंदुस्तानी शायर की हैसियत से जाना जाता है। और फिर मेरठ में मेरा वतन है मेरठ, तो मैं यहाँ का हूँ। तो मैंने अपने शहर, अपने देश के लिए बहुत काम किया है, हमेशा बाहर रहा हूँ, हम्म। हमेशा अपने वतन को इज्जत दिलाई है। तो ठीक है सर, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।